मैं फकीरूं किरमारा भूमिका दिल से शीश झुकाता हूँ। वो महान संत था गुरु रविदास, जिसकी महिमा गाता हूँ। पूरी दुनिया को जयंती की हार्दिक शुभ कामनाएं देता हूँ। मानवता का पाठ पढ़ाने आज यहाँ मैं आता हूँ। गुरु लिपि का वैज्ञानिक था वो, तर्क की बात बताता था। अंधविश्वास और पाखंडों को जड़ से सदा मिटाता था। बस गंगा तो कठौती में गंगा, ज्ञान की अलख जगाई रे। जाति पाति का भेद मिटा के सच्ची राह दिखाई रे। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, कर्म से मानस महान बने। हाथ में रंपी मन में राम, श्रम से ही भगवान मिले। बेगमपुरा का सपना देकर समता की अलख जगाई रे। जाति पाति का भेद मिटा के सच्ची राह दिखाई रे। गुरु चंद्रगिरी की दया मेहर से शुद्ध ज्ञान का पाया में। भेदभाव और ऊंच नीच का खत्म हुआ ये सारा खेल। बलजीत सिंह मितवा का महिमा जो रन में समाई रे। जाति पाति का भेद मिटा के सच्ची राह दिखाई रे। आज गुरु रविदास जयंती है और इस मौके पर हमारे हाथ जो रिसर्च लगी है वो सच में कमाल की है। हाँ। इसमें उन्हें सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक संत कहा गया है। ये शब्द सुनते ही मेरी दिलचस्पी 100 गुना बढ़ गई। बिल्कुल, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम अक्सर संतों को भक्ति और अध्यात्म से जोड़ते हैं, लेकिन विज्ञान, वो भी 15वीं सदी में। हाँ, और यही नजरिया आज की हमारी चर्चा को बहुत दिलचस्प बनाता है। हमारे पास जो शोध पत्र और किताब के अंश हैं वो इसी बात की परतें खोलते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि गुरु रविदास जी के विचार, जिन्हें हम भक्ति परंपरा का हिस्सा मानते आए हैं, उनमें आधुनिक विज्ञान, समाजशास्त्र और यहाँ तक कि मनोविज्ञान के बीच कैसे छिपे थे। एकदम। तो शुरू करते हैं। तो चलिए इस गुप्ती को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि उनकी बातों में ऐसा क्या खास था, ऐसा क्या वजन था कि उन्हें सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इतनी अहम जगह दी गई। ये कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब उनकी वाणी की ताकत में छिपा है। और वो ताकत किसी चमत्कार या रहस्य पर नहीं, बल्कि सीधी सच्ची तर्क संगतता और सरलता पर आधारित थी। अच्छा। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 41 पद शामिल हैं। ये दिखाता है कि उस दौर के सबसे बड़े विचारक भी उनके लॉजिक और मानवीय दृष्टिकोण का लोहा मानते थे। मतलब उन्होंने कोई बहुत भारी भरकम फिलॉसफी नहीं दी। नहीं, उन्होंने आम लोगों की जुबान में उनकी जिंदगी से जुड़ी मिसालों के जरिए गहरी बातें कहीं। तो उनकी बातें सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं थीं, बल्कि तर्क की कसौटी पर खरी उतरती थी। और शायद इसीलिए वो आज तक जिंदा हैं। एकदम सही कहा।
उनकी बातों में एक सार्वभौमिक अपील थी जो किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं थी। उन्होंने ज्ञान को कुछ चुनिंदा लोगों की जागीर नहीं रहने दिया, उसे सबके लिए आसान बना दिया। हाँ, और जब हम उनके विचारों की गहराई में उतरते हैं तब ये वैज्ञानिक संत वाली बात समझ आने लगती है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। रिसर्च पेपर का दावा है कि उन्होंने सदियों पहले जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी की बुनियाद को छू लिया था। जब मैं ये पढ़ रहा था, सही बताऊं तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हाँ, ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। 15वीं सदी में कोई इंसान जेनेटिक्स के बारे में कैसे सोच सकता है? ये उनके गहरे अवलोकन और कमाल के तार्किक दिमाग का सबूत है। देखिए, उन्होंने किसी लैब में कोई डीएनए टेस्ट नहीं किया था। जाहिर है उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को देखा, इंसानों को देखा और एक बहुत ही बुनियादी लेकिन क्रांतिकारी सवाल पूछा। उनका एक मशहूर पद है, रविदास एक ही बूंद सो सबू उपजियो, को बहमन को सूदा। मतलब हम सब एक ही बूंद से पैदा हुए हैं, तो फिर कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र कैसे हो गया? बिल्कुल। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि हमारे शरीर का मूल तत्व, हमारा स्रोत एक ही है। तो फिर जन्म के आधार पर ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये आया कहाँ से? ये तो समाज का बनाया हुआ एक भ्रम है। सही पकड़ा, ये कोई कुदरती सच्चाई नहीं है। एक मिनट, ये तो सीधे सीधे आज के विज्ञान से जुड़ता है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले दो इंसानों का डीएनए 99.9% एक जैसा होता है। और यही तो कमाल है, वो जो 0.1% का फर्क है जिससे हमारी चमड़ी का रंग या नैननक्श तय होते हैं, समाज ने उसे ही सारी नफरत और भेदभाव की जड़ बना दिया। वाओ! गुरु रविदास ने सदियों पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के सिर्फ अपने विवेक और तर्क से उस 99.9% की सच्चाई को पकड़ लिया था। उन्होंने कहा कि जाति कोई बायोलॉजिकल हकीकत नहीं है, ये एक मानसिक कंस्ट्रक्ट है, एक वहम है जिसे हमने खुद बनाया है। ये तो सामाजिक जीव विज्ञान यानी सोशल बायोलॉजी की नींव रखने जैसा है। उन्होंने समाज की सबसे बड़ी बुराई पर सीधा वैज्ञानिक प्रहार किया। ये कहना कि भाई हमारा हार्डवेयर एक जैसा है, इसलिए सॉफ्टवेयर में भेदभाव का वायरस मत डालो। बहुत खूब कहा। और उन्होंने इसे सिर्फ कहा नहीं बल्कि अपने कर्म को जन्म से ऊपर रखकर इसे जिया भी। उनका पूरा दर्शन कार्य कारण संबंध पर आधारित था। मतलब इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, उसके काम और सोच से तय होती है। एकदम। तो अगर समाज में हर कोई जैविक रूप से बराबर है, तो एक आदर्श समाज दिखना कैसा चाहिए? क्या उन्होंने इसका कोई खाका भी पेश किया? मुझे स्रोतों में बेगमपुरा शहर का जिक्र मिला, जो सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। इसे सिर्फ सपना कहना इसके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। ये रिसर्च पेपर इसे एक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट कहता है, एक आदर्श समाज का खाका। बेगमपुरा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बिना गम का शहर। हाँ, बिना गम का शहर। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विचार था जो भावनाओं या मान्यताओं पर नहीं बल्कि पूरी तरह तर्क, न्याय और बराबरी पर टिकी हो। तो कैसा था ये बेगमपुरा? इसकी खासियतें क्या थी? मतलब बिना गम के शहर में ऐसा क्या था जो बाकी शहरों में नहीं था? देखिए, उनके पद के अनुसार बेगमपुरा में कुछ बुनियादी उसूल थे। पहला, वहां किसी तरह का कोई टैक्स या कर नहीं था। कोई टैक्स नहीं? हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। शायद इसका मतलब ये था कि राजकाज शोषण पर नहीं बल्कि लोगों की आपसी भागीदारी और सहयोग पर चलता था। बिना टैक्स के सरकार? मुझे लगता है आज के दौर में तो हर कोई वही शिफ्ट होना चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन बात और भी गहरी है। वहां किसी को किसी चीज का खौफ नहीं था, न गरीबी का, न जुल्म का, न अपमान का। और सबसे क्रांतिकारी बात, संसाधनों पर सबका बराबर का हक था। कोई किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करता था। समाज में ऐसी खुशहाली थी कि हर कोई आजाद घूमता था, किसी पर कोई बंदिश नहीं थी। ये तो सुनने में वाकई यूटोपिया जैसा लगता है। पर क्या स्रोत इसे व्यावहारिक मानते हैं या सिर्फ एक आदर्शवादी सपना? स्रोत इसे एक विजन के तौर पर देखते हैं, एक लक्ष्य के तौर पर, और इसकी तुलना आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज से करते हैं। अच्छा, एसडीजीज से? जी, एसडीजीज भी तो यही कहते हैं, गरीबी खत्म करो, भुखमरी मिटाओ, असमानता कम करो, सबको न्याय दो। गुरु रविदास ने सदियों पहले इन सभी लक्ष्यों को बेगमपुरा के एक सरल और शक्तिशाली विचार में समेट दिया था। ये कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक तरह से सामाजिक इंजीनियरिंग का एक बेहद प्रगतिशील मॉडल था।
तो उन्होंने समाज को बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया। लेकिन समाज तो लोगों से बनता है, और लोगों का मन, क्या उन्होंने व्यक्ति के मन के बारे में भी कुछ कहा? मुझे उनकी वो सबसे मशहूर कहावत याद आ रही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बेगमपुरा जैसे बाहरी समाज को बनाने के लिए पहले इंसान के भीतरी मन को बदलना जरूरी है। ये कहावत सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा सूत्र है। मनोविज्ञान का सूत्र? हाँ, इसे आज की भाषा में इकोलॉजी ऑफ माइंड यानी मन की पारिस्थितिकी का सिद्धांत कह सकते हैं। मन की पारिस्थितिकी, ये थोड़ा समझाइए। इसका मतलब है कि पवित्रता, शांति या ईश्वर, ये किसी बाहरी जगह, किसी नदी, पहाड़ या मंदिर में नहीं बसते। वो हमारे मन की अवस्था है। अगर आपका मन चंगा है, यानी साफ है, शुद्ध है, नेक इरादों से भरा है, तो फिर आपको पवित्रता ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। आपकी कठौती यानी आपका काम करने की जगह ही आपके लिए गंगा जितनी पवित्र बन जाती है। मतलब दिव्यता कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। ये तो सीधे सीधे बाहरी कर्मकांडों और आडंबरों पर चोट है। बिल्कुल, ये अंधविश्वास के खिलाफ एक बहुत बड़ा तार्किक कदम था। ये इंसान को अपने सुख दुख और अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाता है। कि आपको किसी बिचौलिए या किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी चेतना ही आपका सबसे बड़ा तीर्थ है। ये चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने का विज्ञान है। और कठौती शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो खुद एक चर्मकार थे। ये उनके अपने काम से जुड़ा हुआ है। उस समय में इस काम को समाज अशुद्ध या नीचा मानता था। हाँ, और यहीं पर उनका एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आता है। उन्होंने अपने पेशे को कभी शर्मिंदगी से नहीं देखा, बल्कि उसे एक विज्ञान और कला का दर्जा दिया। विज्ञान और कला? जी, उनका दर्शन था कि प्रकृति की कोई भी चीज अपने आप में अपवित्र नहीं होती। चमड़ा अपवित्र कैसे हो सकता है? अपवित्रता तो हमारे दिमाग में है, हमारे सामाजिक भेदभाव में है। मतलब उन्होंने पदार्थ के गुण और सामाजिक धारणा के बीच का फर्क उजागर किया। चमड़ा तो बस एक वस्तु है, उसे अशुद्ध तो समाज का ठप्पा बनाता है। एकदम। उन्होंने अपने काम से साबित किया कि एक मृत पशु की खाल को जूते जैसी उपयोगी चीज में बदलना एक सृजनात्मक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये तो वैल्यू एडिशन है। वाह! ये श्रम के गौरव यानी डिग्निटी ऑफ लेबर का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने समाज को दिखाया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, कर्म में है। उन्होंने अपनी कठौती को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया और साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें, तो गुरु रविदास एक समाज सुधारक तो थे ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो एक समाज शास्त्री, एक मनोवैज्ञानिक और एक ऐसे विचारक थे जो अपने आसपास की दुनिया को तर्क की नजर से देखते थे। तो इन सब का असल मतलब क्या है? हम इसे कैसे समझें? इसका सार ये है कि गुरु रविदास जी की महानता उनके तार्किक और वैज्ञानिक नजरिए में थी। उन्होंने सदियों से चली आ रही मान्यताओं को सिर्फ इसलिए नहीं मान लिया क्योंकि सब मानते थे। उन्होंने सवाल पूछे। हमेशा। उन्होंने जन्म आधारित भेदभाव को जैविक समानता के अकाट्य तर्क से चुनौती दी। उन्होंने धर्म को आडंबरों से आजाद कर इंसान के मन और कर्म से जोड़ा। और उन्होंने सिर्फ समस्याओं की बात नहीं की, बल्कि बेगमपुरा के रूप में एक समाधान, एक बेहतर दुनिया का सपना भी दिया। निश्चित रूप से उनकी दृष्टि सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक नई समाज के निर्माण की थी। एक ऐसा समाज जो डर, नफरत और लालच पर नहीं, बल्कि तर्क, कर्म और प्रेम पर आधारित हो। जैसा कि उनका वो प्रसिद्ध पद कहता है, जो आज भी उतना ही, शायद आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। कौन सा? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। एक ऐसा राज जहां सबको भोजन मिले और छोटे बड़े सब बराबरी से रहें। ये आज भी दुनिया के हर देश का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सही बात है। थोड़ा रुककर आज के इस डिजिटल युग में, जहां समाज विचारों और सूचनाओं में और भी ज्यादा बटा हुआ है, जहां ऑनलाइन नफरत और भेदभाव एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं, वाह, तो ये सोचना कितना जरूरी हो जाता है कि बेगमपुरा का ये सिद्धांत यानी तर्क, समानता और करुणा पर आधारित समाज सिर्फ एक असली शहर के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने ऑनलाइन समुदायों, हमारे सोशल मीडिया स्पेसेस के लिए एक ब्लूप्रिंट कैसे बन सकता है।